नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। रफाह में आज गाजा की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। वहां करीब 15 लाख लोगों ने शरण ले रखी है, लेकिन वहां भी उनकी जिंदगी पर मौत का खौफनाक साया मंडराने लगा है, क्योंकि इजराइल ने हमला कर दिया है। अमेरिका समेत कई देशों ने मना किया और अपने देश में ही बंधकों के परिजनों की दिहोई के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किस मजबूरी में यह कदम उठाया, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि कैसे हमला हुआ और क्यों युद्ध विराम को इजराइल ने ठुकरा दिया। दुनिया नाना चिल्लाती रही और इजराइल की फौज अपनी टैंकों के साथ दक्षिण गाजा के रफाह में घुस गई। फिलिस्तीन और हमास सीज फायर चिल्लाते रहे, लेकिन इजराइल ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। खबरों के मुताबिक इजराइल ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान उसने 20 हमास लड़ाकू को मार गिराया और इस दौरान इजराइल के सैनिकों को उस इलाके में हमास की 3 सुरंगें भी मिली। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद सुलगी युद्ध की चिंगारी अब तक एक भीषण आग के रूप में दहक रही है। सवाल है कि ये हमला क्यों? सवाल ये भी है कि ये युद्ध कब तक? राफा पे जो हमला है या राफा की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं कई वजूहात की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह एक तो ये लगती है कि आने वाले दिनों में इजराइल का जो एक इंटेंशन है कि कैसे भी धीरे धीरे ही सही फ़लस्तीन पे काबिज़ होना, और उसमें मकसद में कामयाबी नहीं मिलने की वजह से जो एक बौखलाहट नज़र आ रही है, वो बौखलाहट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में दिखाई देता है। इजराइल के खुफिया तंत्र के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि राफा के पास हमास सीमा का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करता है। देखिए, इजराइल कह रहा है कि रफा बॉर्डर के आसपास जो गजा का एरिया है उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मेरे विचार में इजराइल जो है वो हमास पे पूरी तरह से दबाव डालना चाहता है। वो हमास को इतना प्रेशराइज करना चाहता है कि हमास इजराइल की शर्तें मान ले। तो इस वक्त ये जो प्रेशर गेम चल रहा है इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर अपना मानवीय चेहरा दिखाने के लिए उसका ये भी दावा है कि उसने हमला तो किया, बर्बादी तो मचाई, लेकिन उससे पहले रफा से 1 लाख फिलिस्तीनियों को वहां से निकलने का और शहर खाली करने का निर्देश दिया था। अब तक गाजा पट्टी की गाजा सिटी पर होते हमले के रफा तक पहुंचने से हुई बर्बाद और वैश्विक संबंधों को समझने के लिए गाजा पट्टी और उसमें रफा की स्थिति को समझ लीजिए। उत्तरी गाजा से लोगों को मध्य गाजा भेजा गया, तो ये इलाका है। और जो मैं आपको मैप पे बताने की कोशिश कर रहा था कि जो पूर्वी राफा है वो ये इलाका है, और जो रेड लाइन दिया गया है, यहाँ जो इजराइल का ऑपरेशन है, आईडीएफ का ऑपरेशन है, वो अभी जारी है। और यहाँ से लोगों को खान यूनिस और ये जो अल मवासी का इलाका है, जो अगले मैप में हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेट करने को कहा गया है। तो अब हम अगले मैप पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो एक इलाका है जिसको कि सेफ जोन कहा है, इजराइल ने सेफ जोन कहा है किस इलाके को, ये खान यूनिस का इलाका है। और ये जो अल मवासी का इलाका है, ये है ये है अल मवासी। इसको सेफ जोन बोला है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां जाने को कहा है। दरअसल रफाह शहर में करीब 14 लाख फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं, जो गाजा की आधी से अधिक आबादी के बराबर है। उन पर बर्बादी के बम बारूद बरसें, ये भला दुनिया का कौन सा देश चाहेगा?
It's a good day for Europe and it's a good day for world peace. इजराइल के दोस्त और मार्गदर्शक देश माने जाने वाले अमेरिका ने पहले ही इजराइल को चेताया था कि रफाह पर हमला नहीं करना है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी भी एक नहीं सुनी। ये सही है कि इजराइल पर आतंक का हमला हमास ने ही किया था, लेकिन ये भी सही है कि आज वो युद्ध विराम के लिए त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन इजराइल को ये मंजूर नहीं है। 6 मई को हमास ने बयान दिया था कि उसे मिस्र और कतर की तरफ से आया युद्ध विराम का प्रस्ताव मंजूर है। हमास के सरगना इस्माइल हानिये ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र की खुफिया एजेंसी से फोन पर बात की, लेकिन हमास जिन शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार हो रहा था वो इजराइल को मंजूर नहीं हुआ। और उसके बाद ही 7 मई को इजराइल ने दक्षिण गाजा के रफाह शहर पर हमले तेज कर दिए। दरअसल हमास से इजराइल के बीच सुलह और युद्ध विराम के प्रस्ताव 3 चरणों से गुजरने वाले थे। पहले चरण में इजराइल को गाजा का हमला रोकना था। जारिम कॉरिडोर से इजरायली सेना की वापसी करनी थी, क्योंकि ये वही इलाका है जिसका इस्तेमाल इजरायली सेना ने नॉर्थ साउथ गाजा को बांटने के लिए किया था। साथ ही इजराइल सेना को गाजा में ड्रोन इंस्पेक्शन रोकना था। इन सब के बदले में हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करता, लेकिन इसमें भी हमास की एक शर्त थी कि अपने हर बंधक की रिहाई के बदले में इजराइल 30-30 फिलिस्तीनियों को अपनी जेल से आजाद करता। पहले फेज की कामयाबी के बाद दूसरे चरण में इजराइल के बाकी बंधकों की रिहाई पर फोकस होता, साथ ही गाजा में मौजूद बाकी बचे हुए इजरायली सैनिकों को वापस लौटना होता। फिर तीसरे चरण की बारी आती, जिसमें गाजा में मारे गए इजरायली बंधकों के शव वापस लाए जाते। साथ ही गाजा को फिर से बसाने पर चर्चा होती, जिसकी निगरानी का काम मिस्र, कतर और अमेरिका करते। युद्ध विराम के हर चरण के लिए 42 दिन देने की बात हो रही थी, लेकिन इजराइल को ये मंजूर नहीं हुआ। 7 महीने से चल रहे युद्ध के लगातार चलने का सिलसिला देखकर दुनिया सोच रही है कि अल्लाह जाने क्या होगा आगे। पिछले 7 महीनों से चल रहे इजराइल हमास युद्ध का अंत करीब नजर नहीं आ रहा। युद्ध में 34,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और गाजा पट्टी तबाह हो गया। दूसरी तरफ इजराइल के तमाम बंधक हमास के कब्जे में हैं। जब अमेरिका कह रहा है कि हमला मत करो, इजराइल में बंधकों के रिश्तेदार कह रहे हैं कि युद्ध विराम करके हमारे लोगों को वापस लाओ, तो फिर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उन्होंने रफाह में टैंक चलवा दी? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका समझा रहा था, मिस्र और कतर समेत कई मुस्लिम देश समझा रहे थे, और तो और संयुक्त राष्ट्र तक समझा रहा था, लेकिन इजराइल ने किसी की एक नहीं सुनी। मुस्लिम देशों की छोड़िए, उस अमेरिका की भी नहीं सुनी जो इजराइल का मार्गदर्शक माना जाता है। इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रफाह पर हमले के फैसले से अमेरिका बहुत खफा हुआ। अमेरिका ने घातक हथियारों की सप्लाई रोक दी है। उसी तरह 1000 किलो के बम की सप्लाई को भी रोक दिया है। इसमें बोइंग कंपनी का बनाया हुआ जॉइंट डायरेक्ट अटैक बम और स्मॉल डायमीटर बम भी शामिल हैं। अमेरिका चाहता है कि इजराइल रफाह में हमला करके लाखों शरण लिए हुए लोगों की जिंदगी में बर्बादी न घोले। अमेरिका चाहता है कि इजराइल पहले आम फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए कदम उठाए, ताकि नागरिकों की मौत को रोका जा सके। दरअसल 7 मई को इजरायली सेना ने गाजा और मिस्र के बीच रफाह सीमा पर कब्जा कर लिया। साथ ही शहर के अंदर भी इजराइल घुस गया
ये सब तब हो रहा था जब अमेरिका, मिस्र और कतर लगातार सुलह के लिए कोशिश कर रहे थे। इजराइल का ये हमला तब हो रहा था जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ बैठकों में व्यस्त थे। CIA चीफ का दोहा में होना इसलिए अहम हो जाता है कि दोहा से ही हमास का राजनीतिक नेतृत्व अपना दफ्तर चलाता है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योएव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को सफाई दी कि उनके पास हमले के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। इजराइल का तर्क है कि बंधकों की रिहाई के लिए दिए गए उसके हर प्रस्ताव को हमास ने खारिज कर दिया। लेकिन इन दलीलों के बावजूद ये सवाल जस का तस कायम है कि क्या इजराइल रफाह पर हमला करके अलग थलग पड़ गया है। हर तरह से जो इजराइल पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, अभी तक इजराइल नहीं सुन रहा है। लेकिन देखिए, अमेरिका का दबाव बहुत मायने रखता है, क्योंकि अमेरिका सबसे नज़दीकी देश है इजराइल का, और इजराइल को जो वेपन्स मिलते हैं वो भी सबसे ज़्यादा अमेरिका से मिलते हैं। और अक्टूबर 7 के बाद इजराइल जो है वो अटैक किए जा रहा है हमास पे, तो उसके जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो बहुत कुछ अब कम हो गए हैं, तो उसको ज़रूरत है नए हथियारों की। और अगर अमेरिका कह रहा है कि वो बड़े बॉम्ब्स नहीं देगा तो इजराइल पे दबाव ज़रूर पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ ने और दूसरी कंट्रीज़ ने इजराइल पे दबाव डालने की कोशिश की है। वास्तव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बड़ी दुविधापूर्ण राजनीतिक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। इजरायली बंधकों के परिजन लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वो हमास के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए ताकि उसके बंधक परिजन सकुशल घर लौट आएं। इसके लिए वो इजराइल में लगातार सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार जिन यहूदी राष्ट्रवादियों के समर्थन पर टिकी है, उनका दबाव है कि इजराइल रफाह को पूरी तरह कब्जे में कर ले। लगे हाथ वो ये भी धमकी देने से बाज नहीं आते कि ऐसा नहीं हुआ तो नेतन्याहू सरकार को वो लोग गिरा भी सकते हैं। अपनी सरकार बचाने के चक्कर में नेतन्याहू राष्ट्रवाद की तनी हुई रस्सी पर एक जोखिम भरी चाल चलने के लिए मजबूर दिखते हैं। उन्हें सरकार भी बचानी है, बंधकों के परिजनों का हितैषी भी दिखना है और अमेरिका को खुश भी करना है। इस मामले में अब तो संयुक्त राष्ट्र भी कूद पड़ा है। उसको लग रहा है कि रफाह और गाजा को जोड़ने वाला एक रास्ता केरेम शालोम के बंद होने से फिलिस्तीनियों को मिलने वाली सहायता रुक सकती है, और ऐसा हुआ तो बम और बारूदों की मार झेल रहे फिलिस्तीन के लोगों के लिए अकाल वाली स्थिति हो जाएगी।